Good morning, students. Today we are going to start our next chapter, that is ratio analysis. In ratio analysis, we are going to cover some topics like meaning of ratio, meaning of ratio analysis, advantages of ratio analysis, disadvantages and objectives of ratio analysis, and classification. Last one, we are having the practical problem, which we will going to take in another session. So today we are going to start from ratio. What is a ratio? A ratio is a mathematical yardstick. Yardstick means a parameter to measure anything, that measure the relationship between two or more two figures or group of figures which are related to each other and are mutually interdependent. तो बोल रहे हैं कि रेशो क्या है? रेशो एक मैथमेटिकल यार्डस्टिक है, मींस यूनिट है, जो कि जिससे कि हम मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं? रिलेशनशिप मेजर करते हैं किन्हीं दो फिगर्स के बीच में, किन्हीं दो फिगर्स के बीच में या फिर ग्रुप ऑफ फिगर्स के बीच में। लेकिन कंडीशन ये है कि वो फिगर्स आपस में रिलेटेड हो या म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट हो, एक आपस में म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट हो, अलग अलग नहीं हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो नहीं हम जो है वो मेजर कर सकते। अगर हाइट मेजर करनी है फॉर एग्जांपल, तो हाइट मेजर करने के लिए हम सिंपल एज ग्रुप को फॉलो करेंगे कि एक तरीके के एज ग्रुप के जो है हम लें। ऐसा नहीं है कि अगर हम 10 इयर्स के एज ग्रुप की हाइट को कंपेयर कर रहे हैं 25 इयर्स के एज ग्रुप की हाइट ग्रुप से, तो हमें जो है वो क्या करना है, हमें एज ग्रुप भी सेम रखना है, तभी हमें एग्जैक्ट कंपैरिजन पता चलेगा। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग यहाँ पर कि हमें रिलेशनशिप का पता करेंगे, और किसी भी रिलेशनशिप में दो फिगर्स होंगी या ग्रुप ऑफ फिगर्स होंगी, लेकिन वो ग्रुप ऑफ फिगर्स जो है वो क्या होंगी, आपस में रिलेटेड होंगी या फिर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट होंगी। नेक्स्ट बता रहे हैं कि रेशियो जो है वो एक्सप्रेस हो सकते हैं, किस तरीके से हम रेशियो को लिख सकते हैं? मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्योर रेशियो, मे बी इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, और मे बी एज अ रेट, रेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या टाइम्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट इतना परसेंट ज़्यादा है या इतने टाइम्स आ रहा है। ये चीज़ भी हम बोल सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा बता रहे हैं इसके बाद फिर रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस क्या होता है? रेशियो एनालिसिस बोल रहे हैं, रेशियो एनालिसिस अ मेथड और प्रोसेस, रेशियो एनालिसिस is a method or process by which the relationship of items or group of items in the financial statements are computed and presented. रेशियो एनालिसिस क्या है? एक मेथड है या प्रोसेस है by which रिलेशनशिप ऑफ आइटम्स और ग्रुप ऑफ आइटम्स, या तो रिलेशनशिप हम देख सकें या ग्रुप ऑफ आइटम्स का रिलेशनशिप देख सकें। काय का ये रिलेशनशिप जो होगा वो रिलेशनशिप होगा तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होगा। हम यहाँ पे जो बात करेंगे, जो रिलेशनशिप जो देखेंगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिलेशनशिप जो है देखेंगे, और कंप्यूटेड उनको कंप्यूट करेंगे और उनको प्रेजेंटेशन यानी प्रेजेंट भी करते हैं। रेशियो एनालिसिस और क्या बता रहे हैं? रेशियो एनालिसिस क्या है? रेशियो एनालिसिस इज एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। इसी वजह से फाइनेंशियल एनालिसिस का इसको इम्पॉर्टेंट टूल बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हमें मिलता है, एक प्रोसीजर हमें मिलता है। इस वजह से इसको फाइनेंशियल एनालिसिस का टूल बताया जाता है, टूल यानी इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट बता रहे हैं रेशियो एनालिसिस यूज इन इंटरप्रिटेशन, is used in interpretation, interpretation है, ratio analysis is used to interpret the financial statement so that the strength and weakness of a firm, its historical performance and current financial condition can be determined। कह रहे हैं रेशियो एनालिसिस क्या इंटरप्रेट करता है, क्या हमें बताता है? रेशियो एनालिसिस हमें बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, वो उससे हमें जो है पता चलेगी फर्म की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में।
इट्स हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस उसकी क्या है, यानी पीछे परफॉर्मेंस क्या रही और करंट फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है। फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे कि लास्ट ईयर हमने जो था वो 10 lakhs का प्रॉफिट अर्न करा था। अब हमने प्रॉफिट मान लिए कि अब हमारा प्रॉफिट 11 लाख का हुआ, दैट मीन्स कि हमारे प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुआ 10% का। तो ये हम रेशियो से हमें पता चलेगा कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट और करंट ईयर का प्रॉफिट में जो डिफरेंस है वो कितना परसेंट डिफरेंस है, कितना परसेंट इम्प्रूव कर रहा है। हो सकता है वो इम्प्रूव नेगेटिवली भी कर सकता है। तो यहाँ से हमें इंटरप्रिटेशन करके मालूम होगा कि इम्प्रूवमेंट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आगे बता रहे हैं रेशियो एनालिसिस को, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ वन फिगर विद अनदर। एक फिगर को दूसरी फिगर्स के साथ में जो है दूसरी फिगर के साथ में कंपेयर करना, ये एक रेशियो एनालिसिस का प्रोसेस होता है। इट इनेबल द यूजर, इससे क्या होता है, यूजर कैन गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। कौन यूजर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकते हैं, एनालिस्ट हो सकते हैं, जिनको जो है एनालाइज करके बतानी है कि क्या परफॉर्मेंस है बिजनेस टू बिजनेस की। तो ये स्टूडेंट्स रेशियो एनालिसिस था। इसके बाद में हम देख रहे हैं एडवांटेजेस के रेशियो एनालिसिस की। एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज पहले बता रहा, सबसे पहले एडवांटेज है इसकी फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हमको मालूम है कि लास्ट ईयर हमने जो था वो 10 लाख का प्रॉफिट अर्न करा था, तो इस नेक्स्ट ईयर हम जो है वो क्या कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर हम प्रॉफिट अर्न करें तो उससे ज़्यादा हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फोरकास्ट कर लेते हैं अपने फ्यूचर को, कि फ्यूचर में जा करके कितना इंक्रीमेंट या कितना इंक्रीज हम फाइनेंशियल प्रॉफिट्स को या फाइनेंशियल डेटा को जो है वो इंक्रीज करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लानिंग करते हैं। तो फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग इज द वन एडवांटेज, इसकी हेल्प से पता चल जाता है। आप लोग भी सोचते हैं कि लास्ट सेमेस्टर में मैंने 60% अचीव करा था, अब इस सेमेस्टर में मैं क्या करूं कि मेरी जो है वो ज़्यादा परसेंटेज आए। तो आप उसके लिए भी फोरकास्टिंग और प्लानिंग करते हैं। सेम वे में जो है वो ऑर्गेनाइजेशन भी सोचते हैं कि हमने जो था वो अगर हमारी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लाएं तो हम कैसे इम्प्रूवमेंट लाएं, क्या अच्छा एम्प्लॉयज रखें, क्या कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छा करें, क्या प्रॉफिट को बढ़ाने का क्या तरीका हो, सेल्स बढ़ा लें तो प्रॉफिट बढ़ जाए, तो क्या तरीके हैं वो स्टेप्स लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं मेजरमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को मेजर करते हैं कि हम जो ऑपरेट कर रहे हैं, हम जो प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, तो क्या वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो रहा है, हो पा रहा है प्रोडक्शन या नहीं हो पा रहा है, ऑपरेशंस पूरे सही तरीके से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, वो देखते हैं। नेक्स्ट बता रहे हैं कंट्रोल ऑफ परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट। परफॉर्मेंस और कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें मालूम है कि लास्ट ईयर हमने प्रोडक्ट को बनाने में फॉर एग्जांपल 40 रुपीज का जो था वो मटेरियल यूज करा था। तो हम इस साल क्या करेंगे, इस साल भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए देखेंगे कि अगर इन्फ्लेशन क्लॉज नहीं है तो हम क्या चाहेंगे कि 40 रुपए का ही मटेरियल वापस अभी भी यूज हो, अगर इन्फ्लेशन क्लॉज नहीं है तो। परफॉर्मेंस पे भी कंट्रोल करेंगे कि परफॉर्मेंस और अच्छी हो और बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए। इंटर फर्म कंपैरिजन और रेशियो एनालिसिस से क्या हेल्प मिलती है, क्या एडवांटेजेस की, इंटर फर्म कंपैरिजन, सेम फर्म से कंपैरिजन कर सकते हैं। कोई स्टील इंडस्ट्री दूसरी स्टील इंडस्ट्री से कंपेयर कर सकती है कि उसका प्रॉफिट फॉर एग्जांपल 10% राइज कर रहा है, तो मेरा प्रॉफिट 10% राइज क्यों नहीं कर रहा है, या मेरे प्रॉफिट को भी 10% या उससे ज्यादा राइज करना चाहिए। ये एडवांटेज है कि हम कंपेयर कर सकते हैं सेम फर्म्स को दूसरी फर्म्स के साथ में। इंडिकेशन ऑफ लिक्विडिटी पोजीशन, लिक्विडिटी पोजीशन का पता चलता है। कुछ रेशियोज होती हैं जिससे कि हम लिक्विडिटी फाइंड करते हैं, तो उससे लिक्विडिटी पोजीशन का पता चलता है फर्म की। ये हम रेशियोज में देखेंगे, रेशियो जब फाइंड करेंगे तब। इंडिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन, ऐसी सॉल्वेंसी पोजीशन को देखने के लिए कुछ रेशियोज हैं, वो रेशियोज के अंदर देखेंगे कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन का मालूम होता है, ये हम रेशियोज में देखेंगे। इंडिकेशन ऑफ ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या आ रही है, तो ये भी हम कुछ रेशियोज होंगे, रेशियोज की हेल्प से देखेंगे कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो रही है।
फर्म की लास्ट ईयर से इम्प्रूव कर रही है या नहीं इम्प्रूव कर रही है। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं, कोई भी लेमैन जो है वो नहीं समझ सकता कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बता रहा है। तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लास्ट में नोट्स टू अकाउंट्स लिखते हैं, डिस्क्लोजर्स देते हैं। उन नोट्स टू अकाउंट्स में बताते हैं कि प्रॉफिट जो है वो 10% राइज करा, ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारी 15% इंक्रीज हुई। तो ये कुछ सिंप्लीफिकेशंस डेटा हमें अकाउंट्स के साथ साथ में देना पड़ता है, देते हैं, डिस्क्लोज करते हैं। उसकी हेल्प से हमें मालूम होता है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या आ रहा है। नेक्स्ट है एड टू डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो एड मिलती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन विद अदर पार्टीज। दूसरी पार्टीज के साथ में कम्युनिकेशन भी करा जा सकता है कि दूसरी पार्टीज हमारी क्या है, जैसे कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से हम जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है। एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी लगी हुई हैं। डिसएडवांटेजेस में बता रहे हैं। डिसएडवांटेज है पहली, historical or old data enter in calculation of financial ratio and ratio analysis, making the information that they give for current being current। कह रहे हैं कि अगर हम क्या करें, फाइनेंशियल डेटा को फाइंड करने के लिए हम अगर ओल्ड डेटा को या हिस्टोरिकल डेटा को एंटर कर दें या यूज कर लें तो उससे हमारी परफॉर्मेंस जो है वो चेंज दिखेगी, उससे हमारी परफॉर्मेंस में चेंज मिलेगा। हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है वो करंट परफॉर्मेंस को देखने के लिए करंट स्टेटस, करंट डेटा को ही देखना पड़ेगा। आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल इशू behind it। नेक्स्ट डिसएडवांटेज बता रहे हैं, वेरियस एस्टिमेट्स go into calculating financial ratio, and therefore the information that ratio analysis implies to provide may not be accurate। बहुत सारे एस्टिमेट्स हो सकते हैं कि हम फाइनेंशियल रेशियोज को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे एस्टिमेशन कर सकते हैं, बट द एस्टिमेशन कैन नॉट बी ट्रू। एस्टिमेशन जो है वो ट्रू नहीं हो सकती, एग्जैक्ट नहीं हो सकती, एक्चुअल नहीं हो सकती। एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखने के लिए हम एक्चुअल डेटा के बेस पर ही हम रेशो को फाइंड करना चाहिए। एस्टिमेटेड की एस्टिमेशन के फॉर्म पर अगर हम रेशोज कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट मे नॉट बी एक्यूरेट, वो एक्यूरेट नहीं हो सकती। किस बेसिस पर, एस्टिमेट्स की बेसिस पर, क्योंकि एस्टिमेशन इज जस्ट द budgeted or forecasted information that are not accurate or exact figures। लास्ट इसमें डिसएडवांटेज जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं financial ratios and ratio analysis may not be an appropriate tool to compare companies from different sectors। different sectors की कंपनी को कंपेयर नहीं कर सकते, सेम सेक्टर की कंपनी को तो कंपेयर कर सकते हैं। दूसरी, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कि एक स्टील इंडस्ट्री दूसरी स्टील इंडस्ट्री से कंपेयर कर सकती है, लेकिन एक स्टील इंडस्ट्री आईटी सेक्टर की कंपनी से कंपेयर नहीं कर सकती। वहाँ पे रिजल्ट्स और वहाँ पे परफॉर्मेंस अलग पता चलेगी आईटी की जो है क्या कहते हैं स्टील इंडस्ट्री से, क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फॉलो होते हैं अलग अलग इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। दे मे नॉट इवन सुइटेबल टू कंपेयर कंपनीज फ्रॉम द सेम सेक्टर। हो सकता है कि सेम सेक्टर से कंपेयर करना भी जो है वो सुइटेबल नहीं हो, एज क्यों, क्योंकि दे मे हैव डिफरेंट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग प्रैक्टिस। हो सकता है कि उनके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अलग हों। फॉर एग्जांपल
वहाँ पे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए एसएलएम बेसिस यूज करते हो आप, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए डब्ल्यूडीवी मेथड कैलकुलेट करते हो, या फिर कोई ऑपरेशनल पॉलिसीज में डिफरेंस हो, मेरी ऑपरेशनल पॉलिसीज में कंपनी की और आपकी ऑपरेशनल पॉलिसीज में कंपनीज के डिफरेंस हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो कंपैरिजन है सेम सेक्टर की भी डिफर हो सकती है अगर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अलग अलग हो तो। लास्ट आज जो स्टूडेंट्स हम ले रहे हैं आपके साथ में वो टॉपिक है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स। हम ऑब्जेक्टिव्स पे एंड कर देंगे रेशियो एनालिसिस के। ऑब्जेक्टिव्स में जो है वो हमें बता रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, क्या ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, क्या मोटिव है, प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करना, तो प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो रही है ये मेजर करना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो आ रहा है वो ऑब्जेक्टिव आ रहा है इवैल्यूएशन ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी का इवैल्यूएशन करना कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी इम्प्रूव हो रही है या नेगेटिवली नीचे जा रही है, तो इसका जो है वो पता लगाना ऑब्जेक्टिव है इसमें हमारा। नेक्स्ट, एंश्योर सुइटेबल लिक्विडिटी, सुइटेबल लिक्विडिटी का पता लगाना, क्या इंश्योर करना कि सुइटेबल लिक्विडिटी पोजीशन क्या होगी, कितना लिक्विड कैश हमारे फर्म के पास, हमारी फर्म्स के साइज के हिसाब से होना चाहिए, ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं। नेक्स्ट बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव होना चाहिए, ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ किस तरीके से इम्प्रूव हो, ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए क्या स्टेप लिए जाए, ये ऑब्जेक्टिव है। लास्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बता रहे हैं कंपैरिजन टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, कंपैरिजन करें, कंपेयर, इसका ऑब्जेक्टिव है रेशियो एनालिसिस का कि कंपेयर करके देखें, आप खुद से ही पता नहीं लगाएं कि मैंने जो था वो लास्ट ईयर 10% प्रॉफिट अर्न करा था, इस साल मैंने 15% प्रॉफिट अर्न कर लिया। आप साथ ही साथ अपने सेम क्लास की, सेम सेक्टर की इंडस्ट्री से भी कंपेयर करके देखें कि वहाँ पर रेट ऑफ प्रॉफिट या रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट क्या आ रहा है। So student, today we are going to end up our session over here. You people can ask whether if you are having any query, you can ask to me.